हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए पेपर 2 विज्ञान का ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मेरे नोट से हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी पैर के तलवों में होती है। तो पैर के तलवे जैसे हम लगातार चलते रहते हैं तो उससे हमारी त्वचा मोटी हो जाती है और जन्म के समय भी ये त्वचा मोटी होती है। एपिथेलियम ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। जो हमारे शरीर में एपिथेलियम ऊतक हैं वो शरीर की सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं। रक्त में 55% प्लाज्मा होता है तथा 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में भी जल की मात्रा 90% होती है। नाखून, खुर और सींग केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता, यानी हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र ही ऐसा है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी है, राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, वाटर एनिमल है भारत का राष्ट्रीय। तितली, तिलछट्टा, मच्छर कीट हैं जिनमें 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। कीटों की ये पहचान होती है। जबकि मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है जिसमें 4 जोड़ी टांगें होती हैं, यानी 8 टांगें होती हैं। ये कीट नहीं है। पोलर भालू की त्वचा के नीचे बसा फैट की एक मोटी परत होती है जो उसे ठंड से बचाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ठंड में भी रह पाते हैं। गेवूसिया गेवूसिया मछली तालाब व कुओं में छोड़ने पर मच्छरों को खाती है, जिससे मच्छरों के नियंत्रण में मदद मिलती है। तो गेम्बूसिया ऐसी मछली है जो मच्छरों को खाने खाने का काम करती है, तो इसको मच्छर नियंत्रण के काम में लेते हैं। पांडा भालू के वंश का प्राणी है। हरित ग्रंथियाँ पाचन से संबंधित हैं। हरित ग्रंथियाँ हमारे शरीर में किससे संबंधित हैं? पाचन से। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। लोहे की सुई पानी पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। कॉकरोच अपनी त्वचा से सांस लेता है। कॉकरोच ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है और इसको काटने पर इसमें सफ़ेद तरल सा निकलता है, यानी सफ़ेद ब्लड निकलता है। लक्षण धारण के लिए रडार तंत्र चमगादड़ में पाया जाता है, यानी चमगादड़ अपनी उससे तरंगें छोड़ती है, ध्वनि तरंगें, जो लक्ष्य से टकराकर उसके पास आती हैं और बताती हैं कि कोई अवरोध है कि नहीं है। इस तरह से उसमें रडार तंत्र पाया जाता है। रडार में भी रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। व्हेल मछली के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में 4 चैम्बर हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, उसी तरह से व्हेल मछली में होते हैं, क्योंकि व्हेल मछली एक स्तनधारी है और ये फेफड़ों से सांस लेता है। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। तो सभी सांपों में किंग कोबरा ही ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। मेढक का लार्वा टेडपूल कहलाता है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स एक मछली है। खुजली, गंजापन कवक के कारण होने वाले रोग हैं। लाइकेन प्रदूषण का संकेतक पौधा होता है। तो फंगाई और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड एल्गा, एल्गा और फंगाई के बीच का जो रिलेशन होता है उससे बनता है लाइकेन। और लाइकेन एक प्रदूषण का संकेतक पौधा है। इससे जो पेपर होता है जिसको हम अम्ल या क्षार को टेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन से ही बनता है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। बांस एक घास है जो संसार की सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। प्याज में खाद्य पदार्थ सेलुलोज के रूप में संचित रहता है। ये सभी पॉइंट सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। पोषक तत्व न्यूट्रॉन, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रॉन, 2 तरह के पोषक तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रॉन और अधिक मात्रा में होते हैं मैक्रो न्यूट्रॉन। तो देखिए हमारे शरीर में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? हमारे शरीर में नहीं, पौधों के शरीर की बात चल रही है यहाँ पर। तो आयरन, बोरॉन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन, कॉपर। और जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये पेड़ पौधों के सूक्ष्म एवं बृहद तत्व हैं जो उनके अंदर पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, एकल शर्करा, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये मोनो शर्कराएँ हैं। और डाइसैकेराइड यानी माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज हैं। और पॉलीसैकेराइड हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसैकेराइड हैं। स्टार की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालकर किया जाता है। जैसे आलू ब्रेड आदि में, आलू ब्रेड चावल में स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन और उनसे होने वाले रोग, देखिए विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता का रोग हो जाता है इसको। और विटामिन बी वन की कमी से बेरी का रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसे गॉइटर रोग बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी का रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है।
और विटामिन के की कमी से हमारे शरीर के जो रक्त होता है उसका थक्का नहीं जमता, यानी रक्त नहीं जमता, बेहतर रहता है लगातार। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट 60% होना चाहिए, प्रोटीन 25% होना चाहिए, वसा 15% होना चाहिए। तो कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा में कि संतुलित भोजन में वसा कितना होना चाहिए, तो 15%, प्रोटीन 25%, कार्बोहाइड्रेट 60% होना चाहिए। आयोडीन थायराइड की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से गलगंड गोइटर रोग हो जाता है, यह पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होता है। इसकी कमी बच्चों में मानसिक मंदता उत्पन्न करती है। यानी अगर आयोडीन की कमी है तो आजकल नमक में आयोडीन मिला कर दिया जाता है ताकि आयोडीन की कमी की पूर्ति होती रहे। ये व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखें तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं मेरिस्मस एवं क्वाशरकोर। एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है? प्रदूषित गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जब वातावरण में पानी से मिलती हैं तो वो बनाती हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और ये पानी के साथ जब बरसात होती है तो ये अम्ल दोनों उस बरसात के पानी के साथ गिरते हैं, इसी को अम्ल वर्षा बोलते हैं। इस अम्ल वर्षा की वजह से ही सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की वजह से ही जो हमारा ताजमहल है, जो संगमरमर CaCO3 का बना है, वो H2SO4 से रिएक्शन करके पीला पड़ गया है। शक्ति, पावर क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय और इसका मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। अधातु, नॉन मेटल्स, तो अधातुओं से बने ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये पानी व अम्लों से क्रिया सामान्यतः नहीं करते, ये क्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। नोमा, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक, याद रखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। सड़क निर्माण में प्रयुक्त बिटुमेन पेट्रोलियम से बनता है, कोलतार कोयले से प्राप्त किया जाता है। तो सड़क निर्माण में बिटुमेन और कोलतार का प्रयोग होता है। जो बिटुमेन तो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, पेंट वगैरह बनते हैं इससे, और कोलतार कोयले से प्राप्त किया जाता है। इसी टेट 2025 में पूछा गया है। विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को बढ़ावा देने की संभावना परियोजनाओं, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो द्वारा सबसे अधिक होती है। नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर जैसे उपकरणों में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। तो नाइक्रोम एक पदार्थ है, ये हीटर एवं इलेक्ट्रिक हीटरों में प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रतिरोध उच्च होता है, जो उच्च ऊष्मा उत्पन्न करता है, तथा गलनांक भी उच्च होता है। तो पेपर में आता है कि नाइक्रोम का होता है उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी। विटामिन ए अच्छी त्वचा के लिए आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण, CTET 2012 में पूछा गया। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो सूर्य की ऊर्जा है उसको पेड़ पौधे लेकर रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज में बदल देते हैं। इसका रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 6H2O। यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है और पत्तियों में क्लोरोफिल होना चाहिए, तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और 6O2 यानी ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये ऑक्सीजन गैस जो निकलती है वो पानी से निकलती है। कहाँ से बनती है? वो पानी से बनती है। CO2 ली जाती है तथा O2 निकलती है। पेड़ के जो भी हरे भाग होते हैं, जरूरी नहीं है कि पेड़ की पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो। पेड़ के जितने भी हरे भाग होते हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो शाखाएं हों, उन सब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। चाहे तना, हरी डालियां, शाखाएं हों, उन सब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन बनाने की क्रिया। तो ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया है। संज्ञानात्मक विकास के लिए ये एनाबॉलिज्म की क्रिया है। मेटाबॉलिज्म में दोनों तरह की क्रियाएं आती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, निर्माण की क्रियाएं एवं विध्वंस की क्रियाएं। और यहाँ संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में छात्रों के साथ मिश्रित क्षमता कक्ष में अमूर्त अवधारणाओं, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के सरलीकरण के लिए मूर्त वस्तुओं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट को शामिल करते हुए व्यवहारिक गतिविधियों का उपयोग करना सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। अगर हमें चीज़ों को दिखाना है, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना है, तो मूर्त वस्तुओं से अमूर्त धारणाओं को समझाना होगा, कंक्रीट ऑब्जेक्ट से एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को समझाना होगा। उर्वरक पोषक तत्व, क्रॉप न्यूट्रेंट,
तो उर्वरकों में पौधों के लिए 3 आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, एनपीएस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उर्वरक मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थों से बनते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, जबकि खाद से मिलता है। तो खाद जो गोबर की खाद होती है उससे ह्यूमस मिलता है पेड़ पौधों को। बुझा हुआ चूना, यहाँ पे कुछ सूत्र हैं जो जनवरी 2023 सीटेट में पूछे गए थे। बुझा हुआ चूना के CaOH का होल ट्वाइस, सादा नमक NaCl, चूना पत्थर CaCO3, कास्टिक सोडा NaOH, बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बेकिंग सोडा NaSCO3। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यह बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। CaSO4 2H2O गर्म करें 100 तक तो CaSO4 हाफ H2 बनता है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसको हम POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो घरों में डिजाइन वगैरह बनाने के काम आती है। तड़ित चालक क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर। सीटेट 2022 में पूछा गया है। किसी इमारत पर तड़ित चालक लगाया जाता है क्योंकि यह बिजली, आकाशीय बिजली को से इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को भूमि में संवाहित कर देता है। तो ये एक तार होता है ऊपर बिल्डिंग की ऊपरी छत से लेकर जमीन तक लगाया जाता है। जब आकाशीय बिजली गिरती है तो ये जो आवेश प्राप्त होता है, छत पे अगर आवेश आता है तो वो आवेश इस तार के द्वारा पृथ्वी में चला जाता है, और हमारी पृथ्वी अनंत आवेश को धारण करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से ये तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर हमारे घरों की सुरक्षा करते हैं। विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, और विद्युत प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। विद्युत घंटियाँ क्या होती हैं? ये घरों में दरवाजों के पास लगी रहती हैं। जैसे ही हम इसके पास जाते हैं तो चुम्बक के सामने अवरोध हो जाता है और चुंबकीय प्रभाव कम हो जाता है। इसकी वजह से विद्युत घंटी बजने लगती है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में आयोडीन इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करती है। जैसा कि हमने बताया कि आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है, गलगंड रोग हो जाता है, और ये रोग जो है ज़्यादातर है पहाड़ी इलाकों में होता है जहाँ पर आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन हम नमक के साथ खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक। पित्त रस क्या है? वाइल जूस यकृत में बनता है और पित्ताशय गाल ब्लैडर में जमा होता है, जो भोजन में मौजूदा वसा फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ने इमल्सिफिकेशन का काम करता है। इससे पाचन और वसा घुलनशील ADE के विटामिनों का अवशोषण आसान हो जाता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसका रंग हरा पीला होता है। तो पित्त रस के बारे में जाना हमने कि ये वसा के पाचन में सहायक होता है, पित्ताशय में जमा रहता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। अब यहाँ देखें हमारे पास 3 माध्यम हैं ABC, जहाँ पर ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा, यानी पार्टिकल जितने पास पास होंगे, ध्वनि उतनी ही आसानी से चलेगी और तेज चलेगी। जैसे ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और लिक्विडों में उससे कम होती है, द्रवों में और जो गैस होती हैं उसमें और कम होती है। और जहाँ निर्वात हो वहाँ ध्वनि चल नहीं पाती, क्योंकि ध्वनि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में अगर चेंज करवाए तो 273 जोड़ दो, इसमें 273 जोड़ देंगे तो 7 और 3 10, 3 और 7 10 और 1 11, और ये 310 हो जाएगा, 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी में भी टेम्परेचर में पूछ ले, अगर ये आपको संबंध याद नहीं है तो C/5 F-32/9 K-273/5, ये संबंध भी याद रखना है आपको। जब बर्फ़ पिघलती है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका तापमान समान रहता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही टेम्परेचर रहता है। पिघलना, बर्फ़ का पिघलना और बर्फ़ का जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि वहाँ पर होता है फेज चेंज, तो ताप में परिवर्तन नहीं होता। जहाँ फेज चेंज हो वहाँ ताप में परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता, सिलनेस, पिच या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीव्र होगी, तीखी होगी, स्थिर होगी, और आवृत्ति कम होने से तारत्व कम होता है। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जो ईंधन वस्तुओं, जीव, पेड़ पौधों आदि के गलने, सड़ने एवं दबने से हजारों करोड़ों सालों की प्रक्रिया के बाद बनते हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, कोल, पेट्रोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तो ये जो है पेड़ पौधे जैसे
हज़ारों करोड़ों वर्ष में जम जाते हैं, जंगल के जंगल भूकंप वगैरह के आने से दब जाते हैं तो बनता है। उसके बाद पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम बनता है, कोयला बनता है। ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, अगर एक बार प्रयोग हो गए तो दोबारा इनको नहीं बना सकते, इसलिए इनका प्रयोग समुचित मात्रा में किया जाना चाहिए और इनको इस तरह से प्रयोग करें, सस्टेनेबल इनका यूज करें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचे रहें। जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक बायोटिक, अजैविक एबायोटिक। जैविक घटकों में पेड़ पौधे एवं जंतु आते हैं, जैसे जलीय पौधे, मछली, मेढक, कीट, और अजैविक में आते हैं मिट्टी, हवा, चट्टानें, रॉक, रेत वगैरह। तो हमारा पर्यावरण दो वस्तुओं से मिलकर बना है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। किस मछली का कंकाल पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है? ये शार्क मछली है। इसका स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज ओनली। उपापचय, मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं हो रही हैं, सभी रासायनिक क्रियाएं को मिलाकर बनता है उपापचय, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें दो तरह की क्रियाएं, एनाबॉलिज्म निर्माण वाली जिसमें चीज़ें निर्मित होती हैं, कैटाबॉलिज्म जिसमें चीज़ें खत्म होती हैं। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है तो इसको कहते हैं हम कहते हैं उसको पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में बनता है, और जब हम सांस लेते हैं यानी हमारी श्वसन की क्रिया है उसमें वो ग्लूकोज जलता है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों तरह की क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। फ्यूज तार, फ्यूज तार क्या है? एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत पर्वत में अचानक ज़्यादा धारा बहने पर पिघलकर पर्वत को तोड़ देता है। यह कम गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट, और बनता किसका है? Cu प्लस Sn का बनता है, टिन और तांबे का। इसका गलनांक बहुत कम होता है और उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। के मिश्रण से बनता है जिसका प्रतिरोध अधिक होता है और पर्वत के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो देखिए ये मेन लाइन और घर की के बीच में ये जुड़ा रहता है एक तार, इसको फ्यूज तार बोलते हैं, और इसका जो प्रतिरोध तो होता है ज़्यादा लेकिन गलनांक होता है कम। तो जैसे ही तेज विद्युत धारा आती है तो यह गर्म होकर गल जाता है और टूट जाता है, इससे सर्किट टूट जाता है और हमारे घर के जो कीमती उपकरण हैं, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं, वो बच जाती हैं। तो ये एक सेफ्टी सुरक्षा का काम करता है। ये आमतौर पर टिन, शीशा, पीवी, तांबा, कॉपर से बनता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखें, आपके सामने आ भी सकता है। आर्य रेशे, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में जैसे फाइबर्स होता है तो उन्हें पचने में आसानी होती है। भोजन आहार में पाए जाने वाले रेशे फाइबर भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। अगर हम मैदा या ज़्यादा महीन आटे की रोटियां खाएंगे तो उससे हमारे भोजन को पचना बहुत कर्रा होता है और हमारे शरीर में परेशानी आती है। इसलिए हमें इस तरह से मोटे अनाज और मोटा आटे वाला खाना खाना चाहिए ताकि उसमें फाइबर्स रहें, डाइटरी फाइबर्स रहें और भोजन आसानी से पच जाता है। प्रोटीन शरीर निर्माण करने वाला भोजन है और इसकी कमी से गंभीर बीमारियां होती हैं। क्वाशरकोर और मेरेस्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है। तो कौन सी चीज़ आवश्यक होती है? नाइट्रोजन आवश्यक होती है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करती है, हमारे अंगों का निर्माण करती है। रेशम, यह एक प्राकृतिक प्रोटीन आधारित चमकदार और मजबूत रेशा है जिसे रेशम के कीड़े अपने कोकून से बनाते हैं। मुख्यतः यह सैसूत, मलबेरी से, एरी, टसर, मूंगा होता है। और ये जो सैसूत है उससे मलबेरी, कांजीवरम की सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इरी रेशम को अहिंसा रेशम बोलते हैं। टसर रेशम को जंगली रेशम बोलते हैं। सबसे दुर्लभ रेशम है मूंगा रेशम, जो असम में पाया जाता है, सुनहरा एवं टिकाऊ होता है। 5, अनबी रेशम क्या है? ये अफ्रीका में मिलता है। रेयन मेड फ्रॉम वुड पल्प से बनता है, लकड़ी के पल्प से, को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। रेयन क्या है? कृत्रिम रेशा है। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार से जितना मजबूत होता है। रेशे से ऊन बनाने का क्रम बताइए। तो कतरना, सीयरिंग पहला नंबर है। दूसरे नंबर पे आता है परिमार्जन, स्कोरिंग। तीसरे नंबर पर छटाई, स्कॉटिंग। और चौथे नंबर पर लपेटना, रोलिंग। तन्यता क्या है? डक्टिलिटी, धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें तारों के रूप में खींचा जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तो धातुओं के गुण आपने सुने होंगे। धातुएं डक्टेबल होती हैं, धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं। धातुएं सोनरस होती हैं, उनमें आवाज़ आती है उनको पीटने पर। तो धातुओं के ये कई गुण हैं। और धातुओं को किस तरह से पहचानते हैं कि उनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 या 2 या 3 होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देती हैं और धनायन बनाती हैं, इसलिए उनको धातुएं कहती हैं।
डॉल्फिन के पास बृहद नासाद्वार होते हैं। वे प्राय जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आती हैं। व्हेल एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल और डॉल्फिन के फेफड़े होते हैं। ये जल में घुली ऑक्सीजन को नहीं ले पाती, क्योंकि इसके लिए उनके पास क्लोम गिल नहीं होते। गिल किसके पास होते हैं? मछलियों के पास होते हैं। तो ये व्हेल और जो डॉल्फिन है वो मछलियाँ नहीं हैं, वो हैं स्तनधारी। लेकिन पानी में रहने के कारण लोग उनको मछली समझ लेते हैं। उन्हें फेफड़ों के माध्यम से वायु में सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। देखिए यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करता है तो 2NaCl प्लस H2 प्लस CO2 बनता है। और ये रिएक्शन पूरी करने के लिए आया था COH का उल्टा प्लस CO2 COCO3 प्लस H2O। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्रयोग है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी के रूप में प्रयोग कराते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। बेकिंग सोडे का सूत्र है NaSCO3 और 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। और जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और जेड जो परमाणु का क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। और ईंट पर नाच, ये आपने याद किया होगा, ईंट पर नाच। तो ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। प मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है। कंद क्या होते हैं? ट्यूबरस पौधों का भूमिगत मोटा और मांसल हिस्सा होता है जो पोषक तत्वों को, मुख्यतः स्टार्च को जमा करता है। आलू, शकरकंद, रतालू, जिंकामा, डहेलिया, कसावा, घुइयाँ, ये सभी कंद हैं। डायनासोर लगभग 65 मिलियन वर्ष 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष 10 लाख होता है। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख, याद रखना है, विलुप्त हो गए हैं। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड गति घूर्णन स्ट्रेपोस्कोप से मापी जाती है। एक वृक्ष की आयु का पता उसकी वार्षिक बलों की गिनती करके करते हैं। तो इस तरह से अगर वृक्ष को यहाँ से बीच में से काट दें उसके तने में से, तो यहाँ पर ये रिंग से प्राप्त होंगे। जितने रिंग होंगी संख्या में उतनी ही उसकी उम्र होगी, उतनी ही वर्ष उसकी उम्र होगी। तो आसानी से किसी वृक्ष की अगर आयु ज्ञात करनी है तो उसके तने को काटकर उसकी रिंगों को गिना जा सकता है। मटर एक शाकीय पौधा है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है। जब हम ज़्यादा चलते हैं तो हमारे शरीर में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठित हो जाता है और हमें थकान महसूस होती है। चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटियाँ काटती हैं तो कौन सा अम्ल हमारे शरीर में डाल देती हैं? फार्मिक अम्ल, जिससे हमारी खुजली और जलन होती है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने की में प्रयुक्त भाषा लैटिन है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4%। प्रोटीन का अनिवार्य घटक नाइट्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में पाई जाती है। विटामिन की खोज 1911 में फंक ने की थी। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अजगर सांप घातक होता है किंतु ये जहरीला नहीं होता। ओनोकोनोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूटन की खोज चैडविक ने। ईंट पर नाप याद रखें। कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ता है? तो ये गुंजन पक्षी है। 5 वर्ग वर्गीकरण प्रणाली किसने दी थी? विटेकर ने। वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं? कॉल लीनियस। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। अगर कोई आदमी पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का तुलता है तो चंद्रमा पर जाने पर वो 6 किलोग्राम का ही रह जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। नाइक्रोम का उपयोग इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक गीजर जैसे उपकरणों में तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये Ni निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु से बनता है जो उच्च ताप से सहन कर सकती हैं। द्रव के अंदर डूबी वस्तु पर उत्प्लावक बल की दिशा सदैव ऊपर की होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत कार्य करता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ाएगा। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, इसको उत्प्लावक बल या अपथ्रस्ट बोलते हैं। विषाणु विष एक अकोष की जीव व निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है, यानी कलेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। विषाणु वायरस जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, जो जीवित कोशिका में प्रवेश करके द्विगुणन की क्रिया करता है। बाहर पड़ा रहता है तो निर्जीव होता है। जैसे किसी जीवित कोशिका में घुस जाता है तो वहाँ द्विगुणन की क्रिया करने लगता है। इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोव्स्की ने की थी। जीवाणु की खोज ल्यूमन हॉक ने की थी, एंटीमनी ल्यूमन हॉक।
सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। रक्त में Fe आयरन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जिसका रंग लाल होता है। अतः लघु समय अंतराल वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल मापने के लिए परमाणु घड़ियों को प्रयुक्त किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। एसी चलान ठंड वाला एसी नहीं, इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और डीसी डायरेक्ट करंट होती है। ये विद्युत धारा के प्रकार हैं। घरों के उपकरणों में एसी तथा इन्वर्टर में डीसी का प्रयोग किया जाता है। एसी अल्टरनेटिंग करंट है, डीसी डायरेक्ट करंट है। पक्षियों का अध्ययन अर्थिनोलॉजी पक्षी विज्ञान में, निम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन है, हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का विलयन अम्लीय प्रकृति NH4OH प्लस कमजोर क्षार वीक बेस प्लस HCl तीव्र अम्ल से मिलकर बनता होता है। तो जहाँ पर तीव्र अम्ल ज़्यादा है, क्षार जो है हल्का पड़ रहा है, इसलिए उसकी जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी, जो नीले पेपर पर पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर लाइचेन का बना होता है। अम्ल नीले अम्ल को अगर नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो उसको लाल कर देता है। क्षार को नीले लिटमस पेपर पर नीला ही कर देता है। क्षार को लाल पर डालेंगे तो भी नीला कर देता है। यानी BBB ब्लू बेस बिटर, जो बेस होते हैं वो ब्लू रंग देते हैं हमेशा, और बिटर मतलब कड़वे होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन रेड हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये पीएच वैल्यू के मान हैं। अगर ये 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है विलयन, और 7 से अगर ज़्यादा हो तो वो क्षारीय अल्कलाइन होता है, और 7 से अगर कम हो तो हमारा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, पानी का जो पीएच मान है वो 7 होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, हमारी पृथ्वी पर 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। जो परिवर्तन पदार्थ की रचना में बदलाव करके होते हैं तथा अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी बदल नहीं सकते, तथा नया पदार्थ देते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज दे रहे हैं, तो ये उल्टा नहीं होगा इसका। दूध से दही बनना, फलों का पकना, कागज का जलना, भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन थे। भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जो बाहरी होते हैं और रूप को परिवर्तित करते हैं, जैसे कागज का फाड़ना, क्रिस्टलीकरण, बर्फ का पिघलना। जब बर्फ 0 डिग्री पर पिघलती है तो अपने वातावरण चारों ओर से ऊष्मा ले लेती है, जिससे परिणामस्वरूप उसका ताप बढ़ता है, वह पिघलने लगती है और वातावरण को ठंडा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रावस्था परिवर्तन फेज चेंज के दौरान, जैसा कि पिघलना या उबलना, किसी पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। अगर परिवर्तन चेंज हो रहा है, प्रावस्था चेंज हो रही है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, तो वहाँ पर ताप जो है फिक्स रहता है। इस चीज़ को याद रखना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मेरे नोट से। अगर आपको पसंद हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।